हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि जो एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेज में डिवाइड होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोग 2 स्टेज की बात कर चुके। हम लोग बात कर चुके प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन से पूर्व पाई जाने वाली क्रियाएं हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके। हम लोग फर्टिलाइजेशन जो निषेचन है उसके बारे में स्टडी कर चुके। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या प्रोसेस होगी उनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जो लास्ट स्टेज थी, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसके बाद में सीड और सीड के बाद में हम लोग प्लांट का फॉर्मेशन देख रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आज हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो शेक में जब हम लोगों ने कल फर्टिलाइजेशन देखा तो उस टाइम हम लोगों ने ये नाम सुना था एक एंडोस्पर्म। अब जहां हम बात कीजिए, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम एंडोस्पर्म क्या है और एम्ब्रियो शेक क्या है, क्योंकि इन दोनों में इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों में क्या होता है भ्रूण कोश, भ्रूण पोष। ठीक है, तो पोष जहां आ रहा है, पोष से आप लोग हर एक वर्ड का एक मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे भ्रूण पोष आ रहा है तो ये क्या करेगा, उसको पोषण प्रदान करेगा, मतलब भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम है वो किसका है, भ्रूण पोष का है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो एम्ब्रियो शेक जिसको हम भ्रूण कोश बोलते हैं, तो भ्रूण कोश में मतलब जिसमें भ्रूण रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिखाई देता है कि ये कैसा होता है, एम्ब्रियो शेक का, भ्रूण कोश का, जिसमें यहाँ पे भ्रूण पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ वाला जो फेज है जो जिसमें हम लोग पोलर न्यूक्लियाई की बात करते हैं, कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक मेल गैमेट क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये मैंने आपको छोटी छोटी सी बात बता दी कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में एम्ब्रियो शेक और एंडोस्पर्म है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष है वो अलग अलग चीजें हैं, और दोनों पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो अलग अलग सेपरेटली पूछे जाते हैं। कई बार बच्चे बोर्ड में ये गलती कर देते हैं कि भ्रूण पोष की जगह भ्रूण कोश बना दिया, भ्रूण कोश की जगह भ्रूण कोश बना दिया। हिंदी मीडियम वाले गलती करते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला, चाहे सीबीएसई से ले लो चाहे आईबीएसई से ले लो, सबसे ज्यादा बार हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, कि हर साल ही अल्टरनेट डेज एंड हर एक साल छोड़ के एक साल इसका क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो जिस टाइप से इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर आने के इसके चांसेस है वो कम रहेंगे, लेकिन आप लोग को ये पढ़ना जरूरी है। तो हम यहाँ बात करें डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश का जो परिवर्तन है वो किस टाइप से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने कल देखा था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा था, जिसमें हम लोगों ने ट्रू फर्टिलाइजेशन की बात करें, मीन्स कि एक सेल और एक मेल गैमेट है वो मिलकर क्या बना रहे थे, एम्ब्रियो बना रहे थे। मैंने आपको कल समझाया था। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, यहाँ पे आपको जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है, इन सब डायग्राम में ऊपर वाला जो एक गोला है वो एम्ब्रियो है, उसको छोड़ दो। यहाँ पे जो माइक्रोपाइल की साइड में एम्ब्रियो बना हुआ दिख रहा है, इसको आप लोग यहीं पे सारे डायग्राम में ड्रॉ करके छोड़ दो, कि इसके आप लोग आगे समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में पहले जो डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंडोस्पर्म। क्योंकि सबसे पहले खाना होना जरूरी है ना, तो उसको पोषण देने के लिए, एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए जो चीज है जो आवश्यक है, एंडोस्पर्म, उसका बनना आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें हम लोग पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहा था यहाँ पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको पैन कह रहे थे अपन, PEN, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो आपको एक ही सेल एक ही बनी हुई दिख रही है, और ये ध्यान में रखिए ये जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होगा, 3N होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक बनी हुई है, तो ये जो एक एक बनी हुई स्ट्रक्चर है उसको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक, यहाँ जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक इसको कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले डेवलप होने वाला क्या है, एंडोस्पर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या डेवलप होता है, एंडोस्पर्म डेवलप होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, भ्रूण को यहाँ पोषण प्रदान करेगा, भ्रूण या एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम, कि जिस टाइप से आगे चल के सीड जर्मिनेट होगा, या जो भ्रूण भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभेदीकरण पाया जा रहा है बीज बनते हुए, तो वहां तक ये क्या पता है, इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। ठीक है, इसका न्यूट्रिशन मतलब इसमें स्टोर फूड है वो क्या रहता है,
इसमें जो स्टोर फूड मटेरियल है वो स्टार्च रहता है, मंड होता है जिसका, ठीक है, और इसको एम्ब्रियोज के द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लोग बात कीजिए कि यहाँ की डेफिनेशन क्या रहेगी। इसकी डेफिनेशन परिभाषा ये रहेगी कि जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेटा है उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। अब उसमें केंद्रीय और कोशिकीय विभाजन के दौरान यहाँ पे भ्रूण पोष बनते हैं, वो भ्रूण पोष भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म बने और एंडोस्पर्म क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम कर रहे हैं एम्ब्रियो को, ठीक है। नोट्स जो रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये मेजर टारगेट यही रहता है कि मैं आपको डायग्रामेटिकली और फ्लो चार्ट से समझा दूँ। जिस दिन थ्योरी लिखती हूँ बहुत ज़्यादा मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है कि यार मैं क्या लिखी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो 3 प्रकार के भ्रूण पोष हैं, 3 प्रकार के जो यहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म है ये किस टाइप से वर्क करते हैं, तो मैं आपको ये सिर्फ यहाँ पे डायग्रामेटिकली और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। थ्योरी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि ये टोटल कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के हैं, मैंने कहा सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पे सिंगल सिंगल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये आप लोग की स्ट्रक्चर देखी हुई है, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, यहाँ पे एम्ब्रियो शेक की। अब इस एम्ब्रियो शेक में एंडोस्पर्म किस टाइप से डेवलप होगा, तो वो आपको बात है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम आप लोग बना के देख लीजिए। यहाँ पे हम जो नाम से बात करें, ठीक है, आप जिस चीज को रटने के बजाय आप उसको नाम से याद रखने की कोशिश करेंगे, मतलब नाम को समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब हो गया, न्यूक्लियर का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। तो जिसमें केंद्रीय भ्रूण पोष पाया जाता है उसको कहा जाता है यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्लियर। उसके बाद हम बात करें सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आपको मेरे ये समझाने के बाद में ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए कि जिसका एंडोस्पर्म कैसा होगा, कोशिकीय होगा, सेलुलर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। देन हम बात करें हेलोबियल। हेलोबियल थोड़ा नाम अलग है, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह हेलोबियल ही मिलेगा, और आपको हेलोबियल है वो थोड़ा सा नाम है रटना पड़ेगा, ठीक है। अब इस हेलोबियल में, तो हेलोबियल में क्या होता है कि इन दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कहा जाता है, इन दोनों का इंटरमीडिएट। अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, आप डायग्राम से थ्योरी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो डायग्राम में यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश में क्या है, यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिकाएं जिसको हम एंटीपोडियल सेल कहते हैं, एंटीपोडियल सेल है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने माइक्रोपाइल लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि मैंने एम्ब्रियो ऊपर बनाया, क्या पता आप लोगों को डायग्राम में ओव्यूल वाली साइड में नीचे याद रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मैंने ऊपर बना लिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये माइक्रोपाइल की साइड का हिस्सा है जिस साइड एम्ब्रियो फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोश, जिसमें केंद्रक है वो बहुकेंद्रीय स्ट्रक्चर में, मतलब अपने आप ही क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक से क्या बनेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। तो इस टाइप से डिवाइड होते गए, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम ये ध्यान में रखना है। सेकंड क्या होगा कि इसमें एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैंने डॉटेड बना रखा है, एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है, और ये जितने भी केंद्रीय हैं, ठीक है, तो ये केंद्रीय क्या हो जाएंगे, साइड में जाके जमा हो जाएंगे, यहाँ पे हो गए साइड में जाके जमा। अब ये जो साइड में जाके जमा हो जाते हैं तो इसमें बहुकेंद्रीय संरचना हो गई। अब बहुकेंद्रीय संरचना होने के बाद में जब यहाँ पे, क्योंकि बना तो यही स्टार्ट हो गया और यहाँ तक ये क्या हो गई, डेवलप्ड स्ट्रक्चर हो गई। विकसित संरचना होने के बाद में क्या होता है, इसका कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होता है, तो ये यहाँ पे डेवलप्ड भ्रूण कोश कहलाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसके एग्जांपल में बात करेंगे, मोस्टली डाइकोट्स में या मोस्टली एंजियोस्पर्म में सबसे सामान्य प्रकार का पाया जाने वाला एंडोस्पर्म कौन सा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीपेटेली, जो डाइकोट्स में भी पॉलीपेटेली है वो यहाँ पे आएगा, पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली, काफी जगह एग्जांपल्स आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो पॉलीपेटेली वो इसका एग्जांपल रहेगा। कैप्सुला मोस्टली एंजियोस्पर्म में पाया जाने वाला है, तो कैप्सुला में भी यही पाया जाएगा। और एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारियल में किस प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाएगा। अब यहाँ पे जो ग्रीन कोकोनट होता है, तो ग्रीन कोकोनट में हमारा जो कीरी वाला पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सेलुलर एंडोस्पर्म रहेगा, और जो उसमें मिल्की पोर्शन पाया जाता है, मिल्की लिक्विड पाया जाता है, वो क्या होगा, हमारे यहाँ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहेगा। तो क्लियर हो गया आपको। अब हम यहाँ बात करते हैं सेलुलर के बारे में। तो सेलुलर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या होगा, 2 होगा। अब जैसे 2 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या बन गई, कोशिका भित्ति बन गई, उसमें
यहाँ के कोशिका द्रव्यों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब 2 से 4 होंगे तो चारों को क्या करता जाएगा, साथ साथ में इसको सेपरेट करता जाएगा। यहाँ पे तो क्या था, मैच्योर होने के बाद में सेपरेट हो रहा था, यहाँ पे साथ साथ में ये सेपरेट होता जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या रहेगा, गैमोपेटेली, डाइकोट्स में ही पाया जाने वाला गैमोपेटेली वो इसका एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हेलोबियल एंडोस्पर्म की। हेलोबियल एंडोस्पर्म है वो दोनों का मिक्सअप है, ठीक है, दोनों का मिक्सअप किस टाइप से हम डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस ने यहाँ पे 2 न्यूक्लियस में डिवाइड किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवाइडेशन, ठीक है। लेकिन उसी के साथ में इसने यहाँ पे सेलुलर वाला जो था उसी के टाइप से यहाँ पे इन्होंने एक भित्ति का भी फॉर्मेशन कर लिया। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक सेल वॉल बन चुकी। अब ये सेल वॉल है, इस सेल को क्या किया इसने, अनइक्वली 2 भागों में डिवाइड किया है, ये भी है और ये भी है। तो ये आपको छोटी दिखाई दे रही है और ये आपको बड़ी दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है, इसके भी लक्षण है और इसके भी लक्षण है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे जो 10 एक बार सेपरेट होगी, एक बार सेपरेट होने के बाद में ये वापस कैसे करती है, यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाने का काम करेगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पे इसने अलग अलग बना लिए, यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, न्यूक्लियर डिवाइडेशन कर दिया। तो यहाँ पे एरिया कम होने के कारण कंजस्टेड लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, ये सारे फ्री लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी, नेक्स्ट में क्या होगा, ये एंडोस्पर्म वो सारे के सारे जो साइटोकाइनेसिस है उसके थ्रू सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती कहा जाता है उसको। मोनोकोट्स में यही प्रकार का एंडोस्पर्म है वो पाया जाएगा। तो जो डाइकोट्स की बात करें, डाइकोट्स में पॉलीपेटेली में तो न्यूक्लियर और गैमोपेटेली में या सेलुलर। मोस्टली सबसे ज्यादा किसमें पाया जाने वाला है वो हमारे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। हम लोग जो कैप्सुला में पढ़ेंगे तो कैप्सुला भी क्या रहेगा, यहाँ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ये एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर है वो समझ लीजिए। इसकी थ्योरी है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटी सी थ्योरी है जो मैंने आपको बोली है, बस उतना ही थ्योरी में लिखा हुआ है। मैं आपको नोट्स जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है वो दोनों आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। आप लोगों ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस किसी ने आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो वो पहले लास्ट वाले वीडियोस देख लीजिए, अदरवाइज लगेगा मैम ने क्या पढ़ा दिया भाई, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने जूलॉजी के भी यहाँ पे 5-6 टॉपिक 5-6 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करवा रखे हैं। और उसी के साथ में जो बॉटनी की डिमांड आई थी मेरे पास में, तो बॉटनी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो इस टाइप से आप लोग जो आरबीएससी की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग चाहे पढ़ रहे हैं और मैं चाहे आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो क्या है, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप जितना रेगुलर रहेंगे, जितना कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लोग ऐसे मान के चलो कि आप लोग ऐसे बोलो कि यार हम 18 घंटे पढ़ने की सोचें, 10 घंटे पढ़ने की सोचें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप लोग पूरे दिन में 1 घंटा भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको वीडियोस है वो 1-1 घंटे के भी, 1-1 घंटे का मतलब मैं आपको थोड़ा चैप्टर है उसका ज़्यादा पोर्शन है प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि बच्चों की अभी हैबिट है वो क्या है कि छुट्टियों वाला मूड बन रखा है, तो बच्चों का पढ़ने का मूड कम होता है। इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ कि जो 12 से 15 मिनट का मैं वीडियो आपको अवेलेबल करवा रही हूँ, तो वो आप रेगुलरली देखिए। उससे रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल है, अदरवाइज मैं जो आपको नोट्स है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप उन सब चीज़ों को बहुत डीपली पढ़िए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कॉलेज कीजिए, आप नीट कीजिए, तो बेस कहाँ से बन रहा है, बेस तो आपके 11th-12th से ही बन रहा है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए इस टाइम को। आप लोग इस टाइम में कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश कीजिए। और उसी के साथ में जैसे लॉकडाउन है कि आगे होता जा रहा है कि लॉकडाउन मतलब सिर्फ जो आप लोगों का बचा है, मार्केट सारे ओपन है लेकिन स्कूल्स का लॉकडाउन है वो पता नहीं कब खुलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों के पास यदि फ्री टाइम है और आप लोग पढ़ाई के अलावा भी टाइम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि मैं बोलूँ कि बोर्ड के लेवल पे भी आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग 6 घंटे 7 घंटे खींच तान के 8 घंटे आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप लोग 1 से 2 घंटे अपनी स्किल डेवलपमेंट में भी दीजिए। स्किल डेवलपमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट में आप लोग बात करें कि ये नहीं कि आप लोग किसी गेम में माहिर है तो आप लोग वो गेम ही
अपना पूरा लाइफ बनाइए, क्योंकि है कि 12th भी आपको करना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो आप लोग गेम्स में, हो सकता है गेम्स में भी हो, तो गेम्स में और स्किल डेवलपमेंट में, जैसे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, मतलब आप लोग जैसे यूट्यूब पे मेरे को देख रहे हैं, यूट्यूब से मेरे से पढ़ रहे हैं, उसी टाइप से मतलब बहुत सारे फील्ड, मतलब आप जिस फील्ड के बारे में आप लोग सर्च में लिखोगे तो आपको वो फील्ड अवेलेबल मिलेगा। तो आप लोग अपने 1 से 2 घंटे उनमें भी देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों की पर्सनली डेवलपमेंट हो, आप लोग अपनी जो स्किल, अपनी जो हॉबी है उस पर भी काम कर सकें, क्योंकि इतना फ्री टाइम है वो नहीं मिलना। ये जो कोरोना काल है ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है, तो इस पे आप लोग भी वर्क कीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ फ्री में बस सोए रहें, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से सारे नोट्स वगैरह हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं आपको 11th के लेक्चर भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ, आपको 12th के भी, और जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी हो वो 11th के लेक्चर्स भी है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी मैं बात करूँ कि जो 11th का सिलेबस है और 12th का सिलेबस है वो काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जो सिलेबस चेंज हो गया है वो एनसीईआरटी का था, हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो आरबीएसई की बुक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो कॉमन है। तो जो मैं फिजियोलॉजी पढ़ाई हूँ वो 11th में भी फिजियोलॉजी है, तो आपके जो भी 11th के फ्रेंड्स वगैरह हैं जो आपको जो बायो ले रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी मेरा चैनल है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहेगा मैम सिर्फ 12th का ही पढ़ा रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया है, उसी के साथ में वीडियोस भी है, जैसे सेल बायोलॉजी है तो वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अभी 2-4 दिन में, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।